हेलो नमस्ते, मोस्ट वेलकम आप सभी का। इस वाले सेशन में अपने घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम 2005 को देख रहे हैं और यूपीएसआई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी कंटिन्यूअसली मूल विधि की क्लास आ रही है, आप उसमें देख सकते हो 3 से 4 बजे के बीच में। बाकी और क्लासेस भी आई हुई है डेली बेसिस पर। अब ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से क्वेश्चन निकलेगा आपके एग्जाम में। इसमें हम हार्ड से हार्ड और आसान से आसान चीज को बहुत आराम से कर लेंगे। आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप मॉक टेस्ट लगाना, फिर आराम से जाके पेपर देकर आना, कोई दिक्कत आएगी नहीं। ओके, तो इसको हिंदी में बोलते हैं घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम 2005 और इंग्लिश में बोलते हैं प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। ओके, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब राष्ट्रपति से मंजूरी जो मिली है इसको, वो कब मिली है? 13 सितंबर 2005 को मिल गई है। यानी कि फिर ये क्या बन गया था? एक एक्ट बन गया था। संसद में जो पेश किया जाता है वो पेश किया जाता है बिल के नाम से। ठीक है, तो इसको पेश किया गया और फिर लोकसभा राज्यसभा इसमें पारित होने के बाद प्रेसिडेंट के पास गया और प्रेसिडेंट की मंजूरी मिलते ही ये एक्ट बन गया, कानून बन गया। लेकिन सरकार ने इसको थोड़ा सा टाइम लेकर लागू किया, यानी कि 26 अक्टूबर 2006 में इसको लागू किया। विस्तार संपूर्ण भारत पर है, पूरे भारत पर इसका आपको विस्तार देखने को मिलेगा, पूरे भारत में लागू है। ओके, अब इसमें जो चैप्टर आपको देखने को मिलते हैं वो 5 देखने को मिलते हैं। याद रखना, इसमें से भी पेज में से क्वेश्चन निकाल लेगा। ठीक है भाई, और इसकी जो धाराएं हैं वो 37 आपको देखने को मिल जाएंगी। ओके, इसका उद्देश्य, पर्पस क्या है इसका? परिवारों के भीतर हिंसा से पीड़ित महिलाओं के लिए है ये। ओके, अब जो भी, जैसे आप जानते हो कि भाई महिलाओं के साथ कुछ भी घर पे दुर्व्यवहार हो जाता है तो उससे ये संबंधित है। ओके, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं इसमें हमारे कितने हो गए चैप्टर भाई? 5 हो गए। ओके, अब जो 5 के 5 है उनको देख लेते हैं एक बार। भाग 1 में इसके प्रारंभिक चीजों के बारे में बोली गई है और धारा 1 और 2 के बारे में बोला गया है। और भाग 2 में घरेलू हिंसा की धारा 3 के बारे में बोली गई है। और ये जो धारा 3 है यही तुम्हारी जड़ है, बताऊंगा अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, भाग 3। अब देखो, यहां पे धारा 3 थी जो भाग 2 में आ रही थी। अब यहां भाग 3 है, यानी कि चैप्टर 3 है, 5 में से तीसरा चैप्टर है। संरक्षण अधिकारियों सेवा प्रदाताओं की शक्तियां, है ना भाई, ध्यान रखोगे, और उनके कर्तव्य, ये आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। ये आपको यहां पर क्या देखने को मिल जाएंगे? 4 से 11 धारा के बीच में देखने को मिल जाएंगे। ओके, भाग 4, इसमें अनुतोष के बारे में बोला गया है। 12 से 29 के बीच में आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, अनुतोष मीन्स जुर्माना, पैसा। ठीक है भाई, ऐसे आप ध्यान रखोगे। भाग 5, प्रकीर्ण के बारे में बोला गया है, धारा 30 से 37 के बीच में है। ओके, यहां तक हमने एक बार ये देखा। इसमें से जो आपके एग्जाम में पूछ सकता है वो सिर्फ ये चीज पूछ सकता है कि इसमें चैप्टर कितने हैं, है ना। इसमें से ऐसे यूं नहीं पूछेगा कि भाग 2 में घरेलू हिंसा है या नहीं है, वो धारा में से पूछेगा जरूर तुमसे, भाग में से नहीं पूछने का। ठीक है, लेकिन आप फिर भी एक बार इसको देख लोगे कौन से भाग में क्या चीज इसमें दी हुई है। ओके, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हम 37 की 37 धाराओं को देखते हैं और ये आपको एक कहानी के तौर पर याद हो जाएगी। कैसे कहानी? इसमें आपको 4 लोगों को बिल्कुल टॉप पर रखना है। आप बोलोगे सर 4 कौन है वो? एक तो वो महिला है जिसके खिलाफ हिंसा हुई है, और एक वो व्यक्ति है जिसने हिंसा उसके खिलाफ करी है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। 2 व्यक्ति हो गए। तीसरा हो जाएगा मजिस्ट्रेट। कौन हो जाएगा? मजिस्ट्रेट। क्लियर हो जाएगा, मजिस्ट्रेट, जो इसमें फैसला सुनाएगा और इस सारी चीज को देखेगा। ओके, एक हो जाएगा संरक्षणकर्ता। संरक्षणकर्ता, ये संरक्षणकर्ता मजिस्ट्रेट ही अपनी तरफ से, ध्यान रखोगे, किसी भी महिला के लिए लगाएगा क्या हाँ भाई आपका काम है इस केस को देखना और उस महिला की सुनना। इन चारों के इर्द गिर्द ये पूरी कहानी गुजरेगी। ठीक है, अब सुनो, जो वो महिला है जिसके खिलाफ वो हिंसा हुई है उसको बोला जाना है इसमें व्यथित व्यक्ति। क्या बोला जाना है इसमें? व्यथित व्यक्ति। और जो व्यक्ति है जिसने इससे हिंसा करी है महिला के खिलाफ, उसको प्रत्यार्थी बोला जाएगा। याद रखोगे, व्यक्ति जिसने हिंसा की है, यह बात आप ध्यान रखोगे, हिंसा की है और इसके साथ हिंसा हुई है, महिला के साथ हिंसा हुई, महिला के साथ। अब पेपर में ना यही लिख के आएगा, ध्यान रखना, व्यथित व्यक्ति और प्रत्यार्थी। कभी आप इन वर्ड को देख के चौंक जाओगे, पता नहीं ये क्या है, तो इसलिए मैंने यहां पे लिख दिया है कि ये प्रत्यार्थी जो है ये है कौन? ध्यान रखोगे, जिसने हिंसा की है
और ये है जो पीड़ित है महिला इस हिंसा से, व्यथित व्यक्ति, ठीक है। और एक हो गया इसमें मजिस्ट्रेट जो इसमें फैसला सुनाएगा, जो मतलब टॉप पर रहकर काम करेगा। और एक है संरक्षणकर्ता जो इस महिला को इस पूरे के पूरे प्रकरण में उसकी मदद करेगा, क्या तुम्हारे साथ गलत नहीं होने दूंगा मैं, तुम टेंशन ना लो, ठीक है। बिल्कुल साफ नियत से वो काम करेगा। ओके, अब ये जो चार है इन्हीं के इर्द गिर्द ये कहानी गुजरती है। अब हम देखते हैं कि धारा 1 में क्या है। देखो, किसी भी एक्ट की, किसी भी अधिनियम की, मैं पिछली क्लासेस में भी आपको बता के आया, जब भी धारा 1 आएगी उसमें यही चीज लिखी होंगी कि इसका विस्तार कितना है, पूरे भारत पर है विस्तार, ठीक है। प्रारंभ धारा कब शुरू किया गया, आप लोगों को पता है 26 अक्टूबर 2006 को यह शुरू किया गया था, ठीक है। सरकार ने, केंद्र सरकार ने तभी यह शुरू किया, लागू किया। संक्षिप्त नाम, शॉर्ट में क्या नाम है, शुरू में हमने इसको देख लिया, घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम, ठीक है भाई। इसका नाम 2005 शॉर्ट में है, ठीक है भाई। ओके, अब धारा 3 को देखते हैं इसमें। तो धारा 1 और 2, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। तो धारा 1 में क्या हो गया कि भाई विस्तार, प्रारंभ धारा और संक्षिप्त नाम हो गया। और धारा 2 में है परिभाषा। परिभाषाएं कैसे है सर, ये किसकी परिभाषा की बात कह रहा है। परिभाषा में यह बोला गया है कि अगर किसी भी महिला के खिलाफ कोई भी, यानी कि महिला कौन है, व्यथित व्यक्ति, किसी भी व्यथित व्यक्ति के खिलाफ कोई प्रत्यार्थी, यानी कि व्यक्ति जिसने हिंसा की है महिला के खिलाफ, उसके खिलाफ अगर कुछ ऐसी चीज होती है तो इसे घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम के तहत, है ना, मुकदमा दर्ज किया जाएगा, आगे को कार्रवाई होगी। यह है इसकी परिभाषाएं में शामिल, ठीक है। परिभाषाओं में हो गया हमारा क्लियर। कोई भी व्यथित व्यक्ति के खिलाफ, यानी महिला के खिलाफ कोई प्रत्यार्थी, जो यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, कोई प्रत्यार्थी कुछ भी वायलेंस करेगा, कुछ भी अगेंस्ट करेगा, तो वो घरेलू महिला, ध्यान रखोगे, उसको किसमें, घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम के तहत मुकदमा उस पर दर्ज किया जाएगा। ये परिभाषाओं में यहां पर शामिल है, ये हमने देख लिया है, ठीक है। अब घरेलू हिंसा की परिभाषा क्या है ये बताइए। धारा 3 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से पेपर पूछता है, ऐसे बोलेगा कि हमें यह बताओ घरेलू हिंसा की परिभाषा क्या है। अब पढ़ते हैं इसको बहुत ध्यान से। पीड़ित व्यक्ति, पीड़ित व्यक्ति यानी कि व्यथित व्यक्ति के स्वास्थ्य, सुरक्षा, जीवन, अंग या कल्याण को चाहे मानसिक हो, शारीरिक हो, हानि पहुंचाता है या चोट पहुंचाता है या खतरे में डालता है या ऐसा करने की प्रवृत्ति रखता है। और इसमें ध्यान रखना, इसमें शारीरिक दुर्व्यवहार, यौन दुर्व्यवहार, मौखिक और भावनात्मक दुर्व्यवहार, है ना भाई, और आर्थिक दुर्व्यवहार, यानी कि 4 प्रकार का दुर्व्यवहार शामिल है। ऊपर तो उसने लिख दिया कि महिला के चाहे तो स्वास्थ्य को, सुरक्षा को, जीवन को, अंग को, है ना भाई, ध्यान को, कल्याण को, है ना, चाहे मानसिक हो, शारीरिक हो, हानि पहुंचाता है, तो वो घरेलू हिंसा में शामिल होगा, वो घरेलू हिंसा है। अब घरेलू हिंसा के प्रकार कितने, 4। 4 में से पहला वाला कौन सा देखोगे, शारीरिक दुर्व्यवहार। मान के चलो आपने किसी महिला को पीटा है घर पे, है ना भाई, उसके पति ने पीटा है या उसके देवर ने पीटा है ना भाई, या उसके जेठ ने पीटा है और उसको पीटा जा रहा है, शारीरिक दुर्व्यवहार, उसकी हड्डी पसली टूट गई है, हाथ पैर टेढ़े हो गए हैं, तो ये उसी में आएगा, घरेलू हिंसा में, ठीक है। तो ये तो हो गया शारीरिक दुर्व्यवहार। यौन दुर्व्यवहार, उसके साथ जबरदस्ती की जाती है, किसी देवर के द्वारा की जाती है, जेठ के द्वारा की जाती है, समझ गए, या उसके पति के ही द्वारा उसको दबाया जाता है, उसके साथ जबरदस्ती की जाती है, समझ गए। ओके, अगला मौखिक और भावनात्मक, ये क्या है सर, मुंह से बोल के, मान के चलो आपने अपनी बीवी का नाम कुछ भी रख दिया, जो उसका ओरिजिनल नाम है वो से नहीं पुकारते, आप उसको कहते हो कुछ भी, है ना, गलत नाम से उसको पुकारते नहीं, ओए इधर आ, समझ गए, या फिर उसकी अपमान करते हो आप, है ये तो बेकार है, ये तो ऐसे है, ये तो वैसे है, समझ गए, या उसको गाली देकर बुलाते हो या उसका उपहास करते हो, समझ गए भाई, तो गलत तरीके से नहीं ट्रीट करना है, कि भावनाओं को ठेस पहुंचाते हो आप, ये भी घरेलू हिंसा में शामिल है। और आर्थिक दुर्व्यवहार, उसको संपत्ति से निकाल दिया, जो उसके हिस्से में चीजें थी उनको, उससे उसको बाहर कर दिया, तो ये आ रहे हैं इसमें 4 प्रकार के दुर्व्यवहार। उम्मीद है धारा 3 तुम्हारे दिमाग में बैठ गई होगी। ओके, धारा 4 पर आते हैं अब थोड़ा। धारा 3 देखो, 3, 4, 5 खोपड़े में बिठा लेनी है, ज्यादातर क्वेश्चन यहीं से निकलेंगे, ठीक है।
संरक्षण अधिकारी को जानकारी दिया जाना और जानकारी देने वाले के दायित्व का अपवर्जन। अब मान के चलो किसी महिला के साथ कुछ हो रहा है, घर पे मारा पीटा जा रहा है, धमकाया जा रहा है, कुछ भी है, उसको गाली दी जा रही है, ठीक है भाई, या उसको जमीन से निकाल दिया गया, या फिर उसको किसी प्रेशर में गलत काम किया जा रहा है उससे, तो अब क्या होगा, ये जो संरक्षण अधिकारी है ना, इस संरक्षण अधिकारी को आप जानकारी देने जाओगे। संरक्षण अधिकारी राज्य सरकार के द्वारा ही, ध्यान रखोगे, तैनात किए जाते हैं हर एरिया में। तो आप इसको जानकारी देने जाओगे, मतलब आपके पड़ोस में ऐसा हो रहा है, ये कहने जाओगे कि भाई हमारे पड़ोस में ऐसा ऐसा हो रहा है, समझ गए साहब, आप बचा लीजिए उसको। क्योंकि संरक्षण, मैंने शुरू में ही आपको एक चीज बता दी थी, यहां पे लिख दिया था कि आपको जो है ना, यहाँ पे मेंबर्स जो है, एक तो संरक्षणकर्ता जो महिला की हमेशा रक्षा करेगा इसमें, और वो व्यक्ति जिसने महिला को परेशान किया हुआ है, और एक मजिस्ट्रेट, ये चार लोगों के इर्द गिर्द कहानी घूमती है इसमें। तो हमने यही चीज इसमें देखी है, ठीक है भाई। पड़ोस वाले ने जाके संरक्षण अधिकारी को जाके बता दिया कि साहब इस महिला पे दुर्व्यवहार हो रहा है, हमारे पड़ोस में ही रहती है। अब जिसने बताया है आके, समझ गए, उसकी गोपनीयता रखी जाएगी, उसको कभी परेशान नहीं होने दिया जाएगा, समझ गए क्या भाई। कभी ऐसा ना हो कि जो बता के आया पहले उसे पीटा जाए, ना ना, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे साफ लिखा हुआ है, संरक्षण अधिकारी को जानकारी दिया जाना और जानकारी देने वाले के दायित्व का अपवर्जन, समझ गए, को गोपनीय रखा जाना है, ठीक है। अब हमने जाके बता दिया, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। धारा 5 में क्या है, पुलिस अधिकारी, सेवा प्रदाता, मजिस्ट्रेट के कर्तव्य। इसमें पुलिस अधिकारी अब क्या करेंगे, क्योंकि संरक्षणकर्ता अब क्या बोलेगा उस महिला से कि हाँ जी चलो इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाना है, पुलिस थाने में ले जाकर पुलिस वालों को अवगत कराना है। अब सेवा प्रदाता जो है यहां पर, यानी कि बहुत सारे ना एनजीओ होते हैं जो महिलाओं के खिलाफ हो रहे उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाते हैं, तो किसी एनजीओ को भी आप साथ ले सकते हैं जिसकी नीयत साफ हो, ठीक है भाई। तो एनजीओ भी अब तुम्हारे साथ आ गया। अब मजिस्ट्रेट भी, मजिस्ट्रेट के पास फाइल पहुंचेगी इसमें, और मजिस्ट्रेट अब इस पे पूरी छानबीन शुरू करवाएगा। तो उनके कर्तव्यों के बारे में है, पुलिस अधिकारी, सेवा प्रदाता, मजिस्ट्रेट के कर्तव्यों के बारे में यहां पर लिखा हुआ है धारा 5 में, ठीक है। 3 में 4 प्रकार के दुर्व्यवहार हमारे पास आ गए हैं। 4 में क्या हो गया है, हमने संरक्षण अधिकारी को जाके बता दिया किसी और पर्सन ने कि हाँ जी उस महिला के खिलाफ गलत हो रहा है। 5 में अब मामला आगे को चलना शुरू हो जाएगा, ठीक है भाई, क्लियर। ये धाराएं बहुत इंपॉर्टेंट हो गई। अब आते हैं 6 में, आश्रय गृहों का कर्तव्य क्या होगा। मान के चलो अब पहुंच गया मजिस्ट्रेट के पास मुकदमा। अब मजिस्ट्रेट क्या काम करेगा, मजिस्ट्रेट ये काम करेगा कि वो ये देखेगा कि संरक्षणकर्ता जो महिला के साथ है, उस महिला को उसने कहां रखवा रखा है इस टाइम, किसी आश्रय गृह में रखवा रखा है ना, सेफ तो है ना वो महिला। तो आश्रय गृह, अगर संरक्षणकर्ता ये चाहता है कि इस महिला को किसी घर में आराम से सेफ रखने दिया जाए, किसी जगह पर, ऐसी जगह पर सेफ रखने दिया जाए जहां पर ये सेफ रहे, क्योंकि वो तो गलत जगह से उसको निकाल के लेके आया ना महिला को, जहां वो पिट रही थी, जहां उसके साथ गलत हो रहा था, तो वो उसको एक सही जगह पर, सेफ जगह रखवाएगा। मजिस्ट्रेट इसको देख रहा होगा, ठीक है भाई, मजिस्ट्रेट देख रहा होगा कि संरक्षणकर्ता क्या कर रहा है इस टाइम, इसको सही जगह पर रखा हुआ है या नहीं रखा हुआ है। यानी कि आश्रय गृहों का कर्तव्य, आश्रय गृह अच्छे से अपना काम कर रहे हैं या नहीं, जहां पर महिला को रखा गया उसको सेफ तो रखा हुआ है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, ओके। धारा 7, चिकित्सा सुविधाओं के कर्तव्य, यानी कि अगर महिला को ज्यादा चोट आई है तो उसको चिकित्सा सुविधाएं मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं, मिलनी चाहिए, समझ गए भाई, ओके। धारा 8 क्या कहती है, संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति राज्य सरकार जितना चाहे उतना। 8 ये कहता है कि संरक्षण अधिकारी राज्य सरकार करती है उनकी नियुक्ति, जितना चाहे उतना कर सकती है, ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। ताकि देखो संरक्षणकर्ता को आप अपनी मन की बात भी बता पाओगे अच्छे से, वो आपसे पूछेगा तभी वो आपकी मदद करेगा, समझ गए, तभी वो बड़े बड़े ऑफिसर्स को जाके बताएगा कि साहब इसके साथ ये घटना हुई है। क्योंकि ऑफिसर्स के पास इतना टाइम नहीं है कि वो सिर्फ आपके ही चक्कर में लगे रहे, वो शॉर्ट में सारी चीजें ऑफिसर्स को बताएगा, जाके मजिस्ट्रेट को बताएगा कि साहब ये घटना हुई है इसके साथ, और हमारे साथ में सेवा प्रदाता भी है, मतलब कोई एनजीओ कंपनी भी है, हम तो बहुत सारे लोग हैं, महिला को न्याय दिलाइए, समझ गए, ऐसे ध्यान रखना है। अब धारा 9 क्या कहती है, संरक्षण अधिकारियों के कर्तव्य,
है ना भाई, यानी कि उनके जो कार्य होंगे संरक्षण अधिकारियों के, उनके बारे में बोली गई है। बहुत आराम से कर सकते हो। धारा 10 सेवा प्रदाता, यानी कि कोई एनजीओ, निजी कंपनी, है ना भाई, जो महिलाओं को, है ना भाई, जो महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई लड़ती है, उसके बारे में बोला गया है। धारा 11 इसमें सरकार के कार्यों के लिए बोला गया है, यानी कि पूरा स्ट्रक्चर सरकार का कैसे काम कर रहा होता है इसमें। ओके। धारा 12 इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आगे भी काम आएगी 12। अब मान के चलो आप मजिस्ट्रेट के पास फाइल आपकी पहुंच गई है, मजिस्ट्रेट को आवेदन आपने कर दिया है। आवेदन प्राप्ति के तारीख के 3 दिन के अंदर ही सुनवाई होगी, यानी कि पहली तारीख 3 दिन के अंदर ही लग जाएगी। समझ गए? जिस दिन मजिस्ट्रेट के पास मामला पहुंच गया, आपका संरक्षण करता इतना धांसू होना चाहिए कि वो मजिस्ट्रेट के पास फटाफट पहुंचवाए और उससे काम करवाने को बोले कि सर 3 दिन के अंदर फटाफट फटाफट करिए। ठीक है भाई, ये रूल भी है कि 3 दिन के अंदर सुनवाई लग जाएगी। ठीक है भाई, ध्यान रखो कि पहली सुनवाई 3 दिन के अंदर हो जाएगी और 60 दिन के अंदर निस्तारण, फैसला आ जाएगा जी। समझ गए? फैसला ये लीजिए जी, कितने 60 दिन के अंदर अंदर आ जाएगा कि हाँ महिला के खिलाफ गलत हुआ था, उस टाइम पर वो घटना घटी थी। ठीक है, 12। ओके, आ जाओ नेक्स्ट पर। अब 13 आ जाओ, सूचना की तालीम, यानी कि नोटिस की तालीम देना। अब ये तालीम किसको दी जा रही है? नोटिस, है ना भाई, ये दी जा रही है उस व्यक्ति को, प्रत्यार्थी को। समझ गए भाई? किसको? प्रत्यार्थी को दी जा रही है। समझ गए भाई? जिसने वो हिंसा करी थी, हाँ भाई नोटिस है तेरे खिलाफ, आजा आप जरा, है ना भाई। अब वो पहुंचेगा और वो ध्यान रखना, जो संरक्षण अधिकारी है ना, जो संरक्षण करता है, जो महिला का साथ दे रहा है, वो इसे 2 दिन के अंदर अंदर ही मजिस्ट्रेट के सामने लेकर आएगा। 2 दिन के अंदर। कल मैंने मारा था ना उसको, अब पता चलेगी तेरे को। समझ गए? अब होगा परामर्श, धारा 14 के अनुसार। समझ गए भाई? परामर्श। अब ये परामर्श क्या है सर? समझ गए? परामर्श में ये है कि अब महिला भी सामने है और वो व्यक्ति भी, दोनों सामने है, तो महिला से ये बोल देगा, समझ गए भाई, कौन? मजिस्ट्रेट, कि अगर आप किसी से परामर्श लेना चाहते हैं इस मामले में, ले सकते हैं। जैसे किसी वकील से कुछ परामर्श लेना चाहते हैं, अगर आपको नॉलेज नहीं है तो ले सकते हैं किसी से परामर्श। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, उसने महिला को क्या बोल दिया कि ले लीजिए, आप किसी से परामर्श लेना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 15 में क्या है? कल्याण विशेषज्ञ की सहायता। अब जो मजिस्ट्रेट है उसको भी सहायता की जरूरत है खुद। समझ गए? वो जो कल्याण जन लोग होते हैं, कल्याण जो समाज में फैले हुए लोग होते हैं, उनमें कुछ विशेष अधिकारी होते हैं, उनमें से समाज के अंदर ही, जिनको समाज का बहुत ज्ञान होता है, वैसे व्यक्ति को मजिस्ट्रेट अपने पास बुलाएगा और बोलेगा कि थोड़ी मुझे इसमें सलाह दीजिए, क्या ऐसे ऐसे भी हो जाता है, क्या ऐसे हुआ होगा इसके साथ? तो मजिस्ट्रेट वहां पर कल्याण विशेषज्ञ की सहायता ले रहा होता है। ये आप ध्यान रखना। ठीक है भाई, मजिस्ट्रेट खुद वहां पर सहायता ले रहा होता है। ओके। अब धारा 16 कार्रवाई बंद कमरे में, मतलब मान के चलो महिला और व्यक्ति ने महिला के साथ इतना गलत काम किया है कि आप उसको, कार्रवाई को कुछ लोगों के सामने नहीं कर सकते, तो आप बंद कमरे में कर सकते हैं। मजिस्ट्रेट बंद कमरे में कार्रवाई का आदेश देगा, जहां सीसीटीवी कैमरा लग रहा हो। समझ गए कि वहां पर हम कार्रवाई करेंगे इसके। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। धारा 16 ये कहती है। अब जो आपकी धाराएं हैं ये थोड़ा ध्यान रखना है हमें आगे को। धारा 17 ये क्या कहती है? साझे घर में निवास करने का अधिकार, यानी कि जितने ये सब चीजें चल रही हैं, जितने फैसला नहीं आया है, महिला जैसे रह रही थी उस साझे घर में वैसे ही रहेगी, उसको संपत्ति से एकदम नहीं निकाला जाएगा। समझ गए? ये मजिस्ट्रेट बोल रहा है। ओके। 18 क्या है? संरक्षण आदेश पारित करेगा। ठीक है भाई, ध्यान रखो कि एक संरक्षण आदेश मजिस्ट्रेट देगा कि इस महिला को कैसे सेफ रखा जा सकता है जब तक फैसला ना आ जाए। मजिस्ट्रेट के द्वारा पीड़ित महिला और प्रत्यार्थी को एक बार सुनने के पश्चात, या यह संभावना होते हुए कि घरेलू हिंसा हुई है या होने वाली है, महिला के पक्ष में एक संरक्षण का आदेश पारित कर सकेगा कि इस महिला को कुछ ना होना चाहिए। समझ गए भाई? इस महिला को कोई क्षति नहीं होनी चाहिए। ओके, ये साफ साफ बोल देगा प्रत्यार्थी को भी
ये भी आप ध्यान रखना, ठीक है भाई। प्रत्यार्थी वो है जो महिला को धमका रहा है। धारा 19 में क्या है? निवास का आदेश। निवास का आदेश, जहां वो रह रही है महिला। कैसे? प्रत्यार्थी को पीड़ित व्यक्ति को, है ना भाई, साझी गृहस्थी से देखभाल करने या किसी अन्य तरीके से उसके कब्जे में बाधा डालने से रोकना। प्रत्यार्थी या उसके किसी रिश्तेदार को, प्रत्यार्थी कौन है ना पता है, ठीक है, जो वो व्यक्ति जो महिला को परेशान कर रहा है, प्रत्यार्थी या उसके किसी रिश्तेदार को उस साझा घर के किसी भाग में प्रवेश करने से रोकना जिसमें पीड़ित व्यक्ति रहता है, यानी कि वो महिला रहती है जिस एरिया में। यानी कि सीधी सी बात है, घर का कोई एक एरिया जिसमें वो महिला रह रही है उसमें तुम प्रवेश भी नहीं कर सकते, अपने रिश्तेदार को भी नहीं जाने दोगे। और तो और फोन कॉल पे, मैसेज पे, टेलीग्राफ से कैसे ही नहीं उससे भाई तुम बात कर सकते, ईमेल से कैसे ही नहीं कर सकते। साफ मना है तो मना है, समझिए, उससे बोलोगे भी नहीं और ये भी प्रयास नहीं करोगे कैसी वो बोलने लगे ना, ठीक है भाई। तो ये जब तक, और ये ध्यान रखना, ये जो निवास आदेश है जब तक मजिस्ट्रेट ना कहते, मजिस्ट्रेट से सब चीज पूछनी पड़ेगी, साहब अभी तक तो फैसला आया नहीं है, क्या मैं उस तरफ जा सकता हूं, समझ गए? तो मजिस्ट्रेट से ये बात आपको पूछनी पड़ेगी, क्लियर करनी पड़ेगी। ये 18 और 19 दोनों ही इंपॉर्टेंट है। संरक्षण आदेश और निवास आदेश इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। धारा 20 में है मौद्रिक राहतें, ठीक है भाई। ये क्या है? जैसे महिला को आय की हानि हुई है, वो व्यक्ति उसको देगा जो उसके पैसे की हानि हुई है ना भाई। चिकित्सा व्यय, जो उसकी मारपीट पर, दवाई गोली पर जो खर्चा आया है वो भी देगा वो व्यक्ति उस महिला को। पीड़ित व्यक्ति के नियंत्रण से किसी संपत्ति के विनाश, क्षति या हटाए जाने के कारण हुई हानि को भी वही भरपाई करेगा व्यक्ति। ओके। धारा 21 क्या कहती है? ये कहती है हिरासत आदेश। यहां पर आ जाओ अब तुम 21, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। मजिस्ट्रेट की यह राय है कि प्रत्यार्थी का कोई दौरा बालक या बालकों के हितों के लिए हानिकारक हो सकता है तो मजिस्ट्रेट ऐसे दौरे की अनुमति ध्यान रखो, अनुमति देने से इनकार कर देगा। मतलब कैसे कर देगा? ये क्या है ना, हिरासत आदेश क्या है ये? यानी कि मान के चलो, धारा 21 ये कहती है कि जैसे मामला चल रहा है अभी, और जिस महिला के खिलाफ ये सारी चीजें हो रही है उस महिला के बच्चे भी हैं, 18 साल से कम, बच्चे का मतलब 18 साल से कम, उसके बच्चे भी हैं, तो वो व्यक्ति उन बच्चों से मिलना चाहता है ना भाई, उन बच्चों से मिलना चाहता है क्योंकि वो उसके बच्चे हैं, भले ही उसने महिला को मारा पीटा हो लेकिन वो उन बच्चों से मिलना चाह रहा है। तो इसमें ये बात लिखी हुई है, ठीक है भाई। तो ध्यान देंगे, ध्यान रखोगे। मजिस्ट्रेट की यह राय है कि प्रत्यार्थी का कोई दौरा बालक या बालकों के हितों के लिए हानिकारक हो सकता है, क्या पता वो बच्चों को मार दे मिलने के बाद, है ना। तो मजिस्ट्रेट ऐसे दौर की अनुमति देने से इनकार कर देगा। समझ गए? सोचने वाली बात है। अब आगे देगा, धारा 22 आ जाती है, क्षतिपूर्ति आदेश आ जाता है 22 में। मजिस्ट्रेट की यह राय है कि प्रत्यार्थी, यानी कि जो वो व्यक्ति है महिला को जो पीटता है, प्रत्यार्थी को उसके द्वारा की गई घरेलू हिंसा के कृत्यों के कारण हुई चोटों, जिनमें मानसिक यातना और भावनात्मक संकट भी शामिल है, के लिए प्रतिकर और हर्जाना देने का निर्देश देते हुए आदेश पारित कर सकता है। समझ गए भाई? ऐसे आपने ध्यान रखना है। आ जाओ नेक्स्ट पर, धारा 23 को देखते हैं। 23 क्या कहती है? बोलता है अंतरिम और एक पक्षीय आदेश देने की शक्ति किसके पास है? मजिस्ट्रेट के पास है। मजिस्ट्रेट ऐसा अंतरिम आदेश पारित कर सकेगा जिसमें वह न्याय संगत और उचित समझे जिसको वो, ठीक है, ओके। धारा 24, न्यायालय द्वारा आदेश की प्रतियों का निशुल्क दिया जाना। मान के चलो आदेश आ गया, अब उसकी जो प्रतियां हैं आदेश की निशुल्क ही, तो वो उस महिला को देगा जो वो पीड़ित महिला है उसको, और संरक्षणकर्ता जो है उसको भी निशुल्क देगा। और जिस पुलिस थाने में ये सब चीज चल रही है, जहां से ये शुरू हुई थी लिखनी रिपोर्ट, उसमें भी फ्री देगा, है ना। मजिस्ट्रेट ये तीनों जगह पर फ्री भिजवाएगा। ध्यान रखोगे, आदेश की प्रतियों को कोई पैसा नहीं लेगा उस पर, ओके। धारा 25, आदेशों की अवधि और उसमें परिवर्तन। मान के चलो कुछ आदेश में कुछ कमी रह गई है, ध्यान रखोगे,
उस कमी में भी मजिस्ट्रेट बदलाव कर सकता है। समझ गए भाई, ये भी आप ध्यान रखना। बोलता है धारा 26 अन्य वादों और विधिक कार्रवाई में अनुतोष। ये क्या है भाई, अन्य वादों और विधिक कार्रवाई में अनुतोष? मतलब जब ये मामला चल रहा है ना बीच में, उस बीच में भी उस प्रत्यार्थी से, यानी कि उस व्यक्ति से जिसने हिंसा की है महिला के खिलाफ, उससे बीच में ही जुर्माना मांगा जा सकता है, पैसा मांगा जा सकता है। समझ गए, ये बात लिखी हुई है 26 में, धारा 26। धारा 27 अधिकार क्षेत्र प्रथम श्रेणी न्यायिक, यानी कि ये किसके अंडर आता है पूरा का पूरा मुकदमा? मजिस्ट्रेट या फिर महानगर मजिस्ट्रेट के अंदर, जिसकी भी सीमा में होगा। ठीक है भाई, तो हम लिखेंगे मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट का न्यायालय, जैसा भी मामला हो जिसकी स्थानीय सीमाओं के भीतर हो। बस इसमें ध्यान रखना पीड़ित व्यक्ति होना चाहिए और प्रत्यार्थी होना चाहिए। ठीक है भाई, ये आप ध्यान रखोगे, ये दोनों जरूर होने चाहिए। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। अब अगला देखते हैं प्रक्रिया। अच्छा, ये किसके थ्रू ये सारी प्रक्रिया घटित हो रही है? जो ये पूरी की पूरा मुकदमा चल रहा है ना भाई, ध्यान रखोगे। और पूरी की पूरी इसमें एक एक मजिस्ट्रेट बैठ रहा है, कैसे फैसला आएगा, ये किसके द्वारा आ रही है, किस एक्ट के द्वारा आ रही है? अगर हम देखें वो है, ध्यान रखोगे, देखो इसमें पहले ऊपर से देखो, इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय धारा 12, 18, 19, 20, 21, 22, 23 के अधीन सभी कार्रवाइयां तथा धारा 31 के अधीन अपराध दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के उपबंधों के द्वारा शासित होंगे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, इसके द्वारा है। कौन किसके द्वारा है? वो है अपराध दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के द्वारा है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, ऐसे आपने ध्यान रखना है। आ जाओ नेक्स्ट पर। अब धारा 29 अपील। अब मान के चलो फैसला आ गया भैया, सारी चीज हो गई। अब इसको आप चैलेंज कर सकते हो क्या कहीं? बिल्कुल, आदेश की तारीख के 30 दिन के भीतर सेशन न्यायालय में, सेशन कोर्ट में आप इसको कर सकते हो। तो हमारा ये कौन सा हो जाएगा? धारा 29। ठीक है भाई, धारा 30 क्या कहती है? संरक्षण अधिकारियों और सेवा प्रदाताओं को लोक सेवक माना जाएगा, यानी कि जो उसमें महिला की हेल्प कर रहे थे ना वो संरक्षण अधिकारी, उनको एक लोक सेवक माना जाएगा। ठीक है, 31 क्या कहता है? प्रत्यार्थी द्वारा, ध्यान रखोगे, प्रत्यार्थी द्वारा संरक्षण आदेश भंग के लिए शास्ति मींस दंड। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, दंड। मान के चलो जिस प्रत्यार्थी को वो आदेश मिला है उसने उसका पालन नहीं किया, तो अब उससे ध्यान रखोगे दंड मिलेगा। क्या? जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, ध्यान रखोगे, जो 20,000 रुपए तक हो सकेगा, या दोनों से दंडनीय होगा अब वो। ठीक है, धारा 32 संज्ञान सबूत। ओके भाई, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में किसी बात के होते हुए भी धारा 31 की उपधारा 1 के अधीन अपराध कैसा है? संज्ञेय है और अजमानतीय है। संज्ञेय में क्या होता है कि बगैर वारंट के आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। समझ गए भाई, ये आप ध्यान रखना। अजमानतीय है, यानी कि आप इसमें एंटीसिपेटरी बाहर से बाहर बेल नहीं ले सकते, ये भी आप ध्यान रखना। और व्यथित व्यक्ति की एकमात्र गवाही के आधार पर, जो परेशान व्यक्ति है ना, जो महिला है, उसकी एकमात्र गवाही के आधार पर न्यायालय यह निष्कर्ष निकाल सकेगा कि अभियुक्त द्वारा धारा 31 की उपधारा 1 के अधीन अपराध किया गया है। ठीक है भाई, ये भी आप ध्यान रखोगे। अब 33 में देखते हैं, संरक्षण अधिकारियों द्वारा कर्तव्य का निर्वहन न करना। मान के चलो संरक्षण अधिकारी जो सरकार ने लगाया है महिला की देखरेख करने के लिए, वो अगर काम ना करे ढंग में, तो वही खराब निकल जाए तो, है ना भाई, इसके लिए क्या है दंड? वो है कर्तव्यों का निर्वहन करने में असफल रहता है या इनकार करता है तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास से जो 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माने से जो 20,000 रुपए तक बढ़ाया जा सकता है, दोनों से दंडित किया जाएगा, वो भी पकड़ा जाएगा। धारा 34 संरक्षण अधिकारियों द्वारा अपराध का संज्ञान। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, कानूनी कार्रवाई तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि राज्य सरकार या उसके द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत अधिकारी की पूर्व मंजूरी से शिकायत दर्ज न की गई हो। समझ गए भाई, यानी कि जो भाई कानूनी कार्रवाई तब तक नहीं की जाएगी जब तक ये जो राज्य सरकार ने अपना बिठाया है संरक्षण अधिकारी, जब तक ये ना बोलेगा, जब तक ये सारे मामले की चेकिंग ना कर लेगा, तब तक इसमें आगे कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। यानी कि इसी के हाथ में है बहुत सारी चीज। आ जाओ नेक्स्ट पर।
35 क्या कहता है, सद्भावना पूर्वक की गई कार्रवाई को के लिए संरक्षण है। ओके, अगर हम देखें सद्भावना मतलब अच्छे तरीके से होनी चाहिए सारी कार्यवाही, उसको संरक्षण दिया जाना चाहिए। ठीक है भाई। 36 अधिनियम का अन्य किसी विधि के अल्पीकरण में ना होना। बस ये जो अधिनियम है ना, बस इसी के लिए बना हुआ है और किसी के लिए नहीं बना हुआ। ठीक है, इस अधिनियम में प्रावधान वर्तमान में लागू किसी अन्य कानून के प्रावधान के अतिरिक्त होंगे, ना कि उसके अल्पीकरण में होंगे। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। 1837 क्या कहती है, के तहत केंद्र सरकार द्वारा, है ना भाई, ध्यान रखोगे, बनाए गए नियम आते हैं इसमें, यानी कि केंद्र सरकार इसमें आगे भी चलकर कुछ नियम बना सकती है। ठीक है भाई, तो ये था हमारा ये वाला एक्ट। उम्मीद है आपका ये कंप्लीट हुआ होगा, कोई दिक्कत ना आए इसमें। यहां पर हमारी डेली बेसिस पर जो क्लास आती है वो 3 से 4 बजे के बीच में आपको देखने को मिल जाती है। तो फिर मिलूंगा मैं आपको, इसकी पीडीएफ आपको विनित सर ऑफिशियल टेलीग्राम पर मिल जाएगी। और हमारी यहां पर 5 बजे यूपी पुलिस कांस्टेबल और होमगार्ड के लिए जीएस की क्लास चलती है, और 9 बजे दिल्ली पुलिस की क्लास चलती है, और रेलवे की 10 बजे क्लास चलती है, और टॉपिक वाइज क्लास भी यहां पर आती रहती है कंटिन्यूअसली। ओके, तो यूपीएसआई की ये क्लास डेली 3 से 4 बजे के बीच में आ जाती है, और लाइव क्लास भी इसकी होगी यूपी पुलिस की, रेडी रहो। अभी हम ये सब कर रहे हैं, मूल विधि के जितने भी एक्ट इसमें दिए हुए हैं इन सबको कर रहे हैं, और क्लास भी आएंगी, कुछ करवा दिए, उनको देख सकते हो। थैंक यू, टाटा, बाय बाय, नमस्ते।